Hello student, my name is Anuj Singh and you are watching the beautiful channel where you feel the concept। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का नया टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स को, क्योंकि एक बिल्कुल बेसिक सा फंडा रहता है कि अगर आपको आगे वाली चीज़ को अच्छे से समझना है तो उससे पीछे वाली जो चीज़ें हैं जो आप लोग कर चुके हो उसको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन ने किया था चार्ज के बारे में, है ना। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज किया और फिर कॉलम्स लॉ किया, कॉलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना। और फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में सीखा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाली अपन ने। फिर उसकी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन वाली एक डेरिवेशन आई थी, एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी डायपोल के। फिर अपन ने निकाला एक जनरल पॉइंट पे भी कहीं भी अगर चार्ज पड़ा हो तो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालनी है क्रॉस अ डायपोल। आफ्टर दैट एक डेरिवेशन आई दैट इज टॉर्क से रिलेटेड अपन ने किया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी डायपोल को रखते हो तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है। आफ्टर दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन करके आए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने आपको करवाया था, और आज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो इसको करने से पहले एक छोटा सा आपसे बात करनी थी। देखो, वीडियो करने में बेटे बहुत मेहनत लगती है हमें, है ना। तो हमारी मेहनत तभी अच्छी लगेगी हमें भी कि अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगती है, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उससे क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है, हम और भी बढ़िया करने की सोचते हैं, ठीक है। तो थैंक यू जो बच्चे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। स्पेशली 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका हर वीडियो के ऊपर लाइक आता है, हर वीडियो के ऊपर कमेंट आता है, तो थैंक यू सो मच। मेरी क्लास के 2 बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, एक बार लॉकडाउन ओपन होने दो, क्लास के अंदर स्पेशली क्लैपिंग करवाएंगे उनके लिए। तो हाँ जी, तो आगे करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले बेटे आपको समझना है एरिया वेक्टर को, कि एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या चीज़ है, जैसे अगर मैं एक बात करूं यहाँ पे एक सरफेस की, तो इस सरफेस, ये सरफेस लिया हुआ है एस सरफेस है सपोज, इस सरफेस का एक स्मॉल सेगमेंट मैंने कंसिडर कर लिया जिसको बोला गया डीएस, स्मॉल सेगमेंट कंसिडर कर लिया डीएस। अब इस डीएस सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अब इसको मैं एरिया नहीं बोलूंगा, इसका मैं बोलूंगा अगर मुझे इस सेगमेंट की डायरेक्शन भी निकालनी है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी जिसको मैं बोलूंगा एरिया वेक्टर। तो ds जो है एक स्मॉल सरफेस है और उस ds सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है, ds वेक्टर, जिसका ये एरो साइन जो एरो है वो तो उसका मैग्नीट्यूड को बता रहा है। लेंथ ऑफ जो एरो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, और वेक्टर जो बता रहा है आगे कैप जो लगी हुई है डायरेक्शन, वो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले इस एरिया वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि किसी भी सरफेस के क्रॉस, जैसे मेरे पास ये आपका एक बुक है, फिजिक्स की आपकी बुक है एनसीईआरटी की, तो इस बुक का अगर मुझे बोले कि एरिया वेक्टर क्या है, तो एरिया वेक्टर इस सरफेस का वेक्टर हमेशा, देखो आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया था, वेक्टर कहाँ होते हैं हमेशा, जो डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर जो होता है हमेशा सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, तो इस सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल होगा उस सरफेस का एरिया वेक्टर, ना कि एरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो डेफिनेशन के ऊपर भी आते हैं। एरिया वेक्टर की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ऑफ ए सरफेस एनक्लोजिंग ए गिवन वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर। जो एक स्मॉल सरफेस है, एक बहुत बड़े सरफेस का जो अपन ने स्मॉल सेगमेंट डीएस कंसिडर किया हुआ है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक एरिया वेक्टर को, ठीक है।
आफ्टर दैट इसके अंदर जो पॉइंट आपको याद रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो एरिया वेक्टर के अंदर आपको याद रखनी है कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ये एक प्लेन सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, प्लेन सरफेस के हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे इस तरफ भी हो सकती है ऊपर की तरफ, इस तरफ भी ये नीचे वाला एरिया का, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसके सरफेस के नॉर्मल। अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूँ तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, आपकी तरफ होगी, ठीक है। और इस तरफ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस तरफ। तो सिंपल सी एक बात याद रखो यहाँ पर कि जिस तरफ से आप देखोगे किसी सरफेस को, उस तरफ हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जैसे अगर मैं बुक को इस वे के अंदर रख रहा हूँ तो मैं इधर से देख रहा हूँ तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। अगर उस तरफ से देखूंगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस तरफ, इस तरफ से देखूंगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, और अगर मैं इस तरफ से देखूंगा तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ। हमेशा जिस तरफ से आप देखोगे एक प्लेन सरफेस को, एक 2 डायमेंशनल सरफेस को, तो हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो बात थी फॉर ए प्लेन सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर, 3 डायमेंशनल सरफेस क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस। एक स्फीयर हो सकता है, एक क्यूब हो सकता है। उस केस के अंदर जैसे ये एक मेरे पास क्या है, क्यूब है, इस क्यूब के अंदर 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो हर सरफेस का अपना अपना एरिया वेक्टर होगा, है ना। जैसे ये फ्रंट सरफेस है, ये वाला सरफेस होगा, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा किस तरह, देखो 2 एरिया वेक्टर बनते हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। एक इस सरफेस का अगर मैं बात करूं तो एक अंदर की तरफ एरिया वेक्टर बनेगा, एक बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। इस सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर एक इस तरफ, बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। इस सरफेस की बात करूं तो एक एरिया वेक्टर इस तरफ, ऊपर की तरफ, और एक अंदर की तरफ। तो जब भी 3 डायमेंशनल आपके पास सरफेस होगा, उस सरफेस के अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आपने कैसे लेनी है, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये 2 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर, कि एक 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए, या मैं बोल दूँ एक प्लेन सरफेस के लिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेनी है, और एक 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए, या बोल दूँ मैं क्लोज्ड सरफेस के लिए, आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो लेनी है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। तो ये राइट कर लीजिए। फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक एंड फाई स्टैंड फॉर फ्लक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या चीज़ है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फ्लो कैसे होता है इसका, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में समझा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर जिन बच्चों ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है उसको ज़रूर देखें, वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो जैसे ये मेरे पास एक एरिया है, मैं इसकी डेफिनेशन समझाने से पहले आपको इस वे के अंदर समझा दूं कि ये मेरे पास एक प्लेन एरिया है। इस प्लेन एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ, लिख लो डेफिनेशन क्या बनेगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर, या नॉर्मल भी बोल सकता हूं मैं, पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के नॉर्मली परपेंडिकुलरली, नॉर्मली बोल दूं या फिर परपेंडिकुलर बोल दूं, कि सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर
यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, जितनी ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जैसे एक अगर मैं इसकी बात करूँ, एक मैं और एरिया बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया में से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं पास करवाता हूँ, अगर देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, ठीक है, मान लो 5 पास करी है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करी है, तो फ्लक्स कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फ्लक्स है फाई ई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस फील्ड लाइन के अंदर आप जब प्रॉपर्टी कर रहे थे, तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको वहाँ पर करवाई थी कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी ज़्यादा होगी डेंसिटी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कम है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो यहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, मीन जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फील्ड लाइन कम मीन फ्लक्स कम, ये वर्ड समझ लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों में क्या, यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स डिपेंड किया किसके ऊपर, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो मतलब फाई ई फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को समझना बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कब ज़्यादा होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास करेंगी, और इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो ये देखो, अगर यही एरिया इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं रखता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एरिया ये कंसिडर करता, यहाँ पर एक एरिया, ठीक है, ये कंसिडर कर लेता, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ जी, कुछ डिफरेंस दिखा बेटे आपको यहाँ पर, कि अगर एरिया ज़्यादा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ज़्यादा पास कर रही हैं, एरिया आपने कम कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रखा, ठीक है, अगर एरिया कम कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कम पास हो रही हैं अब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो डिपेंड करता होता है एरिया के ऊपर भी। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है, फ्लक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो ठीक है, तो सेकेंड थिंग आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के भी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के भी। एरिया ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा, एरिया कम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को मैं मिला रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाती है। अच्छा, एक्चुअल में यहाँ पर मैं बात एरिया की करूँगा या फिर मैं एरिया वेक्टर की करूँगा, आगे अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इस तरह से एक बार, ठीक है, या बना सकते हो साथ साथ, समझते जाना, अपने को कोई जल्दी नहीं है। लेक्चर 30 मिनट की बजाय चाहे 40 मिनट का हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो फाई ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई और फाई ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, इन दोनों के अलावा ये फ्लक्स किसी और फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये फ्लक्स डिपेंड करता है एक फैक्टर के ऊपर जो है थीटा। फ्लक्स डिपेंड करता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ये थीटा क्या चीज़ है, कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसके भी ये क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अब इस थीटा की कहानी क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने वाले यहाँ पर, ठीक है। तो देखना बेटे यहाँ पर, हाँ जी, तो फ्लक्स मैं चाहता हूँ देखो इस चीज़ के अंदर कि फ्लक्स मैक्सिमम अपने पास कब आ सकता है, ठीक है, जब मैं थीटा का कौन सा कंपोनेंट लूँ, यहाँ पर एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लूँ, ठीक है। तो मेरे पास सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने फिक्स कर दिया कि मेरे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चल रही है, इस तरफ, इसको हमेशा कंसिडर करके चलना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, इस वॉल से इस वॉल की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इस बुक में से, बुक मीन इस एरिया में से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें, तो मैं इस बुक को कैसे रखूंगा, इस वे के अंदर रखूंगा या फिर इस बुक को मैं इस वे के अंदर रखूं। हाँ जी, तो आप मुझे बता सकते हो, आप तो कैसे बताओगे, आप तो कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तो देखो इस वे के अंदर रखूंगा तो फ्रंट सामने है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, फील्ड लाइन भी ऐसे चल रही है। अब देखो थोड़ा सा इस चीज़ को और क्लियर करते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं तो इसमें से फील्ड लाइन सपोज कर लेते हैं 4 क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। किस कंडीशन के अंदर, जब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है। या फिर मैं बात करूं एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। मीन जब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर मैं इसको इस वे के अंदर रोटेट कर दूं, अब एरिया वेक्टर इस तरफ या फिर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ ऐसे चल रही है। अच्छा, अब ये देखो कि ऐसे जब था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 पास कर रही थी, जब मैंने ऐसे कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 भी पास नहीं कर रही इसमें से। तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कब मैक्सिमम मिलेगी, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो, 180 हो। सिर्फ उसी केस के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, अदरवाइज जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा इस थीटा एंगल के भी, जिसका एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपने कितना घुमाया है। देखो इस केस में मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है, तो जैसे जैसे मैं इसको एंगल को चेंज करता जाऊँगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले ऐसे थी 4 पास कर रही थी, जैसे जैसे मैंने एंगल चेंज करता गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती जाएगी, कम होती जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होने का मतलब फ्लक्स का कम होना, और फ्लक्स इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है ना, कि थीटा की वैल्यू अगर इस वे के अंदर है 0 है या 180 है, उस केस में तो फ्लक्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। अगर मैं इस थीटा एंगल को चेंज करता जा रहा हूँ इस वे के अंदर, तो उस टाइम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू के कम होने का मतलब फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होना। तो फ्लक्स डिपेंड किया इस थीटा के ऊपर भी। अब कहानी कहाँ पे आके अटकती है, कहानी आके अटकती है यहाँ पे कि अब इस थीटा का कौन सा कंपोनेंट अपने को यूज़ करना है, ठीक है। कि एरिया वेक्टर जो है यहाँ पर, जो थीटा अगर मैं इसको रिजोल्व करूँ, तो एरिया को अगर मैं रिजोल्व करूँ तो इसके बेस की तरफ एक कंपोनेंट बनेगा a cos थीटा, और इसके इस तरफ परपेंडिकुलर बनेगा a sin थीटा। तो आपको हमेशा क्या लेना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वाला कंपोनेंट है वो हमेशा कंसीडर करना है यहाँ पर। देखो किस वजह से, जब आप यहाँ पर कंसीडर करोगे तो देखो कोस थीटा के अंदर देखो 2 कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर, साइन थीटा। देखो कई बुक्स के अंदर या कई यूट्यूबर्स ने, मेरे कोलीग्स ने इनको बड़ा टिपिकल वे के अंदर समझाया है। मैं आपको बिल्कुल इजी वे के अंदर उस चीज़ को क्लियर करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कैसे रहेगा, आपने हमेशा जो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ वाला कंपोनेंट लेना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर मैं बात करूँ, 2 कंपोनेंट हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल टू, देखो एक तो बन गया
ये दो कंपोनेंट थे, दोनों को मिला दिया मैंने, तो बनेगा या तो आप बोल सकते हैं ई ए कॉस थीटा, क्योंकि एरिया कौन सा कंपोनेंट लिया, ए की जगह मैंने क्या ले लिया, ए कॉस थीटा, या फिर बन सकता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए साइन थीटा। अब इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कैसे पता चलेगा, कौन सा लेना है अपने को, ठीक है, कि ये साइन वाला लेना है या फिर कोस वाला कंपोनेंट लेना है, कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख के देख लेते हैं, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू, थीटा मीन जो एरिया, देखो ये थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल होता है, ना कि एरिया के बीच में होता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट एरिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं यहां पर कि इस तरफ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ ही है, या फिर इस तरफ एरिया वेक्टर, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ है, एरिया वेक्टर भी उस तरफ है, तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा, 0, और यहाँ पर मैं 0 पुट करूँ, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो अपने को फाई ई की वैल्यू क्या मिलेगी, फाई ई की वैल्यू उस केस में बनेगी ई ए मिलेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करूँ तो साइन 0 क्या हो गया, 0, और साइन 0 होते ही इसका मतलब क्या हो गया, फ्लक्स 0, फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में आप खुद अंडरस्टैंडिंग के लिए अंदर लेके आओ कि जब मैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख रहा था, उस टाइम कोई फ्लक्स 0 थोड़े था, उस टाइम तो उसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। जब एंगल कितने हैं, इस वे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे हैं और एरिया वेक्टर भी इस तरफ ही है, उस टाइम तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, तो इसका मतलब वहां पर फ्लक्स 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाली कहानी जो है अपने पास, ई ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट गलत है, कोस थीटा वाला सही है। एक और अगर आप करके देखें इसी चीज को, अगर मैं एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 का, 90 की वैल्यू यहां पुट करूं तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस कंपोनेंट के क्रॉस जब एंगल 90 होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, और इस कंपोनेंट के क्रॉस जब एंगल 90 होगा तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब अंडरस्टैंडिंग के अंदर लेके आते हैं। अब एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल इस तरफ एरिया वेक्टर, दोनों में एंगल कितना, 90 का। अब देखो यहां पर कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, कोई कर ही नहीं रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कंपोनेंट है साइन वाला 90 वाला, ये गलत है, ये उल्टा बता रहा है अपने को। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम थी तब ये बता रहा है कि फ्लक्स 0 है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, ये पास ही नहीं कर रही, उस टाइम ये फ्लक्स को मैक्सिमम बता रहा है, मतलब गलत बता रहा है। तो फिर कंपोनेंट कौन सा रह जाता है अपने पास, ई ए कॉस थीटा का, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी कि मैंने थीटा का कौन सा कंपोनेंट लेना है एरिया वेक्टर के साथ, वो लेना है कॉस थीटा का, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनको मिलाता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, नाउ फ्लक्स जो बन गया फाइनली अपने पास, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, एरिया का कौन सा कंपोनेंट लिया मैंने, एरिया का कॉस थीटा, तो बन गया ई ए कॉस थीटा, ठीक है। वेयर ई क्या चीज है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या चीज है यहां पर, एरिया वेक्टर, ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। हाँ जी, तो इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं इसको लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हाँ जी, आपने +1 के अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किया था, तो कोस थीटा वाला कौन सा आता था, कोस थीटा वो होता था स्केलर प्रोडक्ट, या फिर जिसको बोलते थे डॉट प्रोडक्ट। तो इन वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखूंगा, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट,
इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट बना है, तो जिससे क्या क्लियर हो गया कि जो फाई ई है फ्लक्स होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आप इसके यूनिट बना सकते हो। तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या बन गया? इसके फॉर्मूला से बनाओ। क्या फॉर्मूला बना? फाई इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या था? ई क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, और इनटू में एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आप बोल सकते हो कूलम, ठीक है। और मैंने आपको एक और भी इसका बताया था, ठीक है। क्या था इसका? वोल्ट पर मीटर। एक और भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और इसका बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैं यहाँ पर इसका यूनिट बना सकता हूँ एक और, कि फाई इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसका था वोल्ट पर मीटर, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? कैंसल आउट। तो एक और इसका ऐसा यूनिट बन गया, क्या? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसा यूनिट का भी इसका। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? हाँ जी, डायमेंशन फॉर्मूला बनाइए। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशंस क्या बन गए इसके? डायमेंशन बनेंगे m1 L3 T-3 A-1। बना के देख लेना आप। फोर्स के डायमेंशन पर नीचे एक आई कूलम के हो जाएंगे, क्यू के इनटू में एरिया के मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 L3 T-3 A-1, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं कि ये जो मैक्सिमम कब होता है फ्लक्स और मिनिमम कब होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब मैं स्पेशल केस बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, है ना। उस केस में आप क्या रखोगे? फाई ई की वैल्यू अगर आप क्या रखो, यहाँ पर लिखोगे कॉस 0 डिग्री रखो, या फिर आप ई ए कॉस 180 रखो। तो इस केस के अंदर कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू जो बन जाती है अपने पास, फाई ई की वैल्यू बन जाती है वो ई ए बन जाती है और माइनस ई ए बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग कि ये फ्लक्स मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? हाँ जी, जब एरिया वेक्टर, मिनिमम कब होगा? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इस तरफ ऐसे रखूं मैं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो? 90 का हो, ठीक है। नंबर 2 बनाएं, फाई ई इज मिनिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि साइन 90 कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो फ्लक्स 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट flux can be positive, नेगेटिव और 0, ठीक है। ये सारी कहानी चल रही थी किसके लिए? एक प्लेन सरफेस के लिए, एक प्लेन सरफेस के लिए, ठीक है। अगर अपने पास एक प्लेन सरफेस ना हो के एक 3 डायमेंशनल सरफेस हो, या मैं बोल दूं एक क्लोज्ड सरफेस हो, एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस भी हो, तो उस केस के अंदर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे? ठीक है, तो राइट कर लीजिए, फिर उसके लिए निकालते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो
एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए, ठीक है, या फिर आप बोल दो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस। पहले जो था वो एक यूनिफॉर्म सरफेस था, एक प्लेन सरफेस था, ठीक है। अब देखो एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, अगर मैं एक इस वे के अंदर, या एक मैं बोल दूं एक सिलेंड्रिकल सरफेस है या एक स्फेरिकल सरफेस है, जैसे मर्जी आप कोई भी एक सरफेस ले सकते, क्लोज्ड सरफेस ले लिया, ठीक है। अब क्लोज्ड सरफेस के लिए मुझे क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो मैं किसका बात करूंगा, मैं एक छोटा सा यहाँ पर एरिया सेगमेंट जैसे कंसिडर कर लूंगा ds, ये कंप्लीट सरफेस था s, यहाँ पर एक मैंने स्मॉल सेगमेंट ये कंसिडर कर लिया ds, जिसका एरिया वेक्टर कितना है, ds वेक्टर, जिसको आप क्या बोलते थे, ds वेक्टर। और सपोज कर लूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और दोनों में ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, दोनों में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इस केस के अंदर मुझे इस कंप्लीट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो हमेशा कैसे यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। छोटे से सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, AdS, और अगर मुझे कंप्लीट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो मैं यूज करूंगा इंटीग्रेशन का। तो एक सिंबल यूज किया जाता है, अगर इस वे के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल। समझना एक एक चीज को, मैं छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूं आपको, जो कभी भी आपको नहीं समझाएगा कोई भी, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। और अगर इसी के बीच में इस वे के अंदर साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो साइन लगता है ये होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस, इसको क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस, किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो ये दोनों सिंबल ध्यान रखना, ये जो सिंबल रहता है ये क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है, ठीक है। और साथ में अगर S लिखा हुआ है तो वो सरफेस के लिए यूज हो रहा है, S। V यूज होगा तो वॉल्यूम के लिए होगा, ठीक है। L यूज हो तो लेंथ के लिए यूज होता है, तो ध्यान रखना इसका। और ये जो साइन साथ में लगा है ये क्लोज्ड सरफेस के लिए। और अब यहाँ पर अपने पास क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। तो इस क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था, फ्लक्स इज इक्वल टू ई, हाँ जी, ई वेक्टर, या मैं अगर इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रहा हूं तो क्या लिखते थे, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो कंप्लीट यहां पर एरिया मेरे पास कितना है, ई डॉट, हाँ जी, या मैं इसको लिख दूं, एरिया मैंने कितना लिया है, ds लिया है, स्मॉल सेगमेंट लिया ना, ds एरिया लिया है मैंने, EDS cos थीटा, ठीक है, समझ गए। और मुझे अब कंप्लीट फ्लक्स निकालना है, कंप्लीट फ्लक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, d फाई ई होगा ना, स्मॉल सरफेस के लिए जो फ्लक्स रहेगा वो भी कितना होगा, स्मॉल ही फ्लक्स होगा, स्मॉल सरफेस है, ds सरफेस में से स्मॉल ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे ना, तो इसलिए मैं उसको d फाई ई लिखूंगा। और मुझे कंप्लीट सरफेस का लेना है तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा, और सरफेस के क्रॉस ले रहा हूं तो ऐसे लिखा जाएगा, और वो सरफेस क्या क्लोज्ड सरफेस है तो मैं इस वे के अंदर उसको लिखूंगा, क्लोज्ड सरफेस, EDS cos थीटा, ठीक है, समझ गए। ये इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस, वो कितना हुआ, EDS cos थीटा। और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, फाई ई, हाँ जी। तो ये क्या बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हो वेक्टर की फॉर्म में भी, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। तो ये था एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन का यूज करोगे टोटल कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट आने वाली है इससे रिलेटेड गाउस थ्योरम, तो वो तभी समझ में आएगी जब ये कॉन्सेप्ट आपके सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समझ में आएगा।
तो थैंक यू सो मच।